ठीक है, पेज नंबर 180 पर सवाल नंबर 4, चैप्टर 4 का 10वें चैप्टर का चौथा सवाल। A 2 kilogram object is suspended from a copper wire 2.5 meter long and 0.6 mm in diameter. How much will the wire stretch due to the gravitational force of 2 kg? यंग मॉडुलस दिया हुआ है। तो पहले बताइए, सवाल आपको समझ में आ गया? कैसे पता चलता है सवाल समझ में आ गया? आप उस सवाल को बगैर देखे बयान कर सकते हैं। क्या है सवाल? एक वायर है जिसकी लंबाई कितनी है? 2.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, और उसका जो डायमीटर है वो 0.6 मिलीमीटर है, और वो सस्पेंड हुआ है उसके साथ एक 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये सिचुएशन कुछ यूँ है, ये वायर है, कितनी लेंथ है इसकी? 2.5 मीटर, और 2 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट से इसको लटका दिया गया है। तो इसमें जो स्ट्रेच पैदा हो रहा है, खिंचाव पैदा हो रहा है, वो कितना है? यानी डेल्टा एल कितना है, यानी कितनी चेंज आई इसके अंदर, ठीक है, ये मालूम करना है। और ये जो वायर है इसका जो डायामीटर दिया हुआ है वो कितना है? ऐसे वो 0.6 mm, 0.6 mm का डायमीटर है, ठीक है। तो ये 2 किलोग्राम का वेट लग रहा है W, ये किसके बराबर होता है? M × G के। तो इसमें कितना खिंचाव पैदा हो रहा है ये हमें मालूम करना है, ठीक है। तो डेटा इसका क्या बना? डेटा जब आप बनाएंगे तो क्या बनेगा? सबसे पहले क्या दिया हुआ है? लेंथ, वो कितनी? 2.5 मीटर। मास कितना दिया हुआ है? 2 kg। तो उसका जो डायामीटर है वो कितना दिया गया है? 0.6 mm। अच्छा, यहाँ से हम इसका रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस किसके बराबर होगा? 0.6 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? 0.3 mm। अच्छा, mm को जब आप कन्वर्ट करोगे किस में? मीटर में। तो आपको पता है मिलीमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से तकसीम करना पड़ता है। जब आप एक पॉइंट हटाएंगे तो क्या बढ़ेगा? 0। तो ये बना 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर। क्लियर हो गई बात आपको? ये बात हो गई यहाँ। अच्छा, और क्या दिया हुआ है आपको इस सवाल में? बस मालूम क्या करना है आपको? डेल्टा एल। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ दिया हुआ है अलग से सवाल में। क्या लिखा हुआ है? उसका यंग मॉडुलस कितना दिया हुआ है? 12.5 × 10⁻10 कॉपर का। तो उसका जो यंग मॉडुलस है वो 12.5 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा डेटा है। अच्छा, ये जो मौजू है ये क्या है? जब आप इस पर कोई वेट बांध रहे हैं तो वो वेट इसको खींच रहा है, तो इसमें क्या पैदा हो रहा है? खिंचाव। अच्छा, वेट हटा लेंगे तो क्या होगा? वापस चला जाएगा। इसका मतलब इसमें स्ट्रेस है, इसका मतलब इसमें क्या है? स्ट्रेस है, ठीक है ना। और पर यूनिट लेंथ में जो खिंचाव आएगा, जो तब्दीली आएगी, उसे स्ट्रेन कहेंगे। तो ये मौजू भी आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन का है। लिहाजा फिर हम वही फार्मूला लगा रहे हैं, y बराबर होता है किसके? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के, ठीक है। यही फार्मूला हमने यहाँ पर भी लगा रहे हैं हम। तो y = स्ट्रेस की जगह क्या लिख सकते हैं? F/A, और स्ट्रेन की जगह क्या लिख सकते हैं? डेल्टा L/L। ये इधर डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो y × डेल्टा L/L बराबर है किसके? F/A के। A यहाँ क्या कर रहा है? डिवाइड, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई। y × डेल्टा L × A डिवाइडेड बाय L
बराबर है किसके, एफ़ के। एफ़ का मतलब फोर्स। लेकिन हमें मालूम क्या करना था, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल मालूम करने के लिए सिर्फ डेल्टा एल को यहाँ रखना है, बाकी सबको वहाँ ले जाना है। तो ये एल यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा एफ इंटू एल। ए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। एल यहाँ, वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। समझ में आ गई बात आपको। यहाँ पे सिर्फ क्या रहा, डेल्टा एल। इसका मतलब ये है कि मुझे इस फार्मूले में वैल्यूज़ रखनी है, इस फार्मूले में वैल्यूज़ रखनी है। ये जो एफ़ है ये दरअसल क्या है, वेट है। ये जो एफ़ है दरअसल क्या है, तो मैं इस एफ़ की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, वेट डब्ल्यू, या एम इंटू जी। एफ़ की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, एम इंटू जी। इसको यहीं से चेंज कर लें, एफ़ बराबर है किसके, एम इंटू जी के। तो अब हम लिखेंगे वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या है, डेल्टा एल मैंने ऐसे लिखा, ये मास है, मास कितना है 2, जी कितना है 9.8, एल कितना है 2.5, डिवाइडेड बाय ए। ए क्या था आपको याद है, ए होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह क्या लिखूँगा 22/7, और आर की जगह क्या लिखूँगा, आर हमने ये निकाला हुआ 3 × 10 की पावर -4। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 3 × 10 की पावर -4 का स्क्वायर। ये ए हो गया। और वाई कितना है, वाई आपके पास है 12.5 × 10 की पावर 10, 12.5 × 10 की पावर 10। क्लियर हो गई बात आपको। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ये मिटा रहा हूँ मैं, उतारें आप बल्कि, मेरा ख्याल है, या बल्कि यहाँ कर लेते हैं, इसको पूरा हो जाएगा एक सवाल। तो मुझे मल्टीप्लाई कर, अच्छा ये जो 22/7 है, इसको जब मैं ला के ऊपर पलटूँगा तो 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास ऊपर क्या क्या बचा, 2, 9.8, 2.5 और ये वाला 7। ये समझ में आ गई बात आपको। तो अब आप मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर निकालें। 2, 9.8, 2.5 और 7, इसको मल्टीप्लाई करें, क्या 343। तो ऊपर से आ गया आपके पास 343 डिवाइडेड बाय, अच्छा अब मेरे पास देखिए ये तो है 22, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9। तो 22 को 9 से मल्टीप्लाई करना है और उसको 12.5 से मल्टीप्लाई करना है। 22 मल्टीप्लाई बाय 9 और मल्टीप्लाई बाय 12.5, क्या आया 2475। 2475। ये बात क्लियर हो गई। हमने किस किस को मल्टीप्लाई किया, 22 को, यहाँ से 3 का स्क्वायर था 9 को, और 12.5 को। क्लियर हो गई बात। अच्छा अब नीचे यहाँ से बचा था 10 की पावर -4 की 5वां सवाल। अ ब्लॉक ऑफ मास 92 kg, एक ब्लॉक है जिसका जो मास है वो 92 kg है, एंड वॉल्यूम 0.031 मीटर क्यूब, और उसका जो वॉल्यूम है वो इतना है। लाइज एट द बॉटम ऑफ द सी, वो डूबा हुआ है बॉटम ऑफ द सी, समंदर की तह में रखा हुआ है, यानी पानी के नीचे जब ज़मीन आ गई है तो वहाँ रखा हुआ है वो। हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू लिफ्ट इट, इसको निकालने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। टेक 1.03 इंटू 10⁻³ kg इज़ द डेंसिटी ऑफ सी वाटर, पानी, समंदर के पानी की जो डेंसिटी है वो कितनी लेनी है 1.03 × 10⁻³ kg। सवाल समझ में आया क्या। 200 kg का एक ब्लॉक है, वो समंदर की तह में है, आपको उसको निकालने के लिए कितनी क़ुव्वत लगानी है ये पता चलाना है। उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है और समंदर के पानी का
डेंसिटी भी दी गई है। ठीक है, तो तस्वीर अगर आप बनाएं तो ये समंदर है। ठीक है, इस समंदर के अंदर ये तय है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है इस पानी के अंदर। इस ब्लॉक का मास कितना है? इसका जो मास है वो 92 kg है। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? 0.031 kg पर मीटर क्यूब। अब आपको इसको यहाँ से ऐसे लिफ्ट करना है, उठाना है, तो इसको उठाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए वो मालूम करना है। जबकि जो समंदर का पानी है उसकी जो डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू 1.03 और भी है कुछ, ज़रा 10 की पावर 3, ये 0.3 है, 3 है, ज़रा 10 की पावर kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमें डेटा दिया गया है। पहले हम इसका बनाते हैं सिंपल डेटा जो दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? नंबर 1 क्या चीज़ दी हुई है? मास दिया हुआ है 92 kg। अच्छा, जी की वैल्यू 9.8 होगी, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट पाया जाता है ये। और इसका वॉल्यूम कितना है ऑब्जेक्ट का? वो 0.031। ये केजी तो नहीं होगा ना, सिर्फ मीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या दी गई है? सी वाटर है ये 1.03 ज़रा 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, अब ये हमने डेटा तो सारा उतार लिया। अब सवाल ये है कि ये मौजू क्या है? आपके ख़्याल में ये कोई स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात तो नहीं हो रही? ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि कोई चीज़ खींच रही है और वापस अपने असली हालत। स्ट्रेस स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपने पानी में डाल दिया तो पानी में जैसे ही वो जाता है आपको पता है उसका वेट हो जाता है कम, और अब आप उसको उठाएंगे तो क्या वही वेट मिलेगा जो असल में था उसका? कितना वेट कम हो जाएगा? फ़र्ज़ कीजिए, वो फ़र्ज़ करें 100 न्यूटन है उसका वेट। अगर हवा में आप उठाते तो आपको कितनी क़ुव्वत लगानी पड़ती? 100 न्यूटन। लेकिन पानी में आपको 100 न्यूटन नहीं लगानी पड़ेगी, आपको कम लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ अपथ्रस्ट फोर्स मदद करेगा, वो ख़ुद भी धक्का मार रहा है उसको ऊपर की तरफ। सही है, अगर अपथ्रस्ट फ़र्ज़ करो 30 हुआ तो आपको कितनी लगानी पड़ेगी? 70। समझ में आती है बात? तो इसका मतलब है इस केस में अगर हम क्या निकाल लें, इसका अपथ्रस्ट निकाल लें और हवा में वेट निकाल लें, और उस हवा के वेट को में से अपथ्रस्ट को निकाल दें तो वो क़ुव्वत आ जाएगी जो हमें लगानी पड़ रही है। बात क्लियर हो रही? तो आप इसको अगर तस्वीर में समझें तो ऐसे समझें कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट कहाँ लेके जा रहा है उसको? नीचे। और अपथ्रस्ट फोर्स कहाँ लेके जा रही है उसको? और आपको भी जो फोर्स लगानी है वो भी कहाँ लेके जाएंगे? ऊपर। सही है। तो इस वेट में से अगर इस यू को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी? वो फोर्स आ जाएगी। तो जो फार्मूला आपको लगाना है, वो फोर्स जो आपको उठाने के लिए दरकार है वो बराबर है किसके? वेट माइनस का अपथ्रस्ट। ये बात कहाँ से आ गई, ये आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? इसका ताल्लुक़ आपके डेटा से नहीं है, ये बातें डेटा में बयान नहीं गई थी, ये कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट आपने सोचा, पहले तो आपने सोचा कि इस पर स्ट्रेस स्ट्रेन तो नहीं लगेगा। फिर आपने क्या सोचा, ये पानी के अंदर गया हुआ है, पानी में जब कोई चीज़ आती है तो हल्की हो जाती है। ठीक है, कितनी हल्की होती है? जितनी अपथ्रस्ट फोर्स होती है। इसका मतलब ये है कि अगर बाहर उसका वज़न W है तो पानी में उसका वज़न W नहीं होगा, बल्कि W माइनस अपथ्रस्ट होगा, और उतनी ही फोर्स हमें भी लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब हमें उसको बाहर निकालने के लिए जो फोर्स लगानी है वो बराबर है किसके? W माइनस का U के। क्लियर हो गई बात आपको? अच्छा, W तो आपको पता है M/G होता है। U क्या होता है? U होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू G। याद है आपको? ये हम कई दफ़ा कर चुके हैं। ये कौन सा वॉल्यूम है जो उसने हटाया है? सही है, डिस्प्लेस्ड वाटर जो होता है ये भी वो वॉल्यूम है। D क्या है? जो पानी हटा है
उसकी डेंसिटी, और जी क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ। F बराबर है m की जगह मास कितना है इसका 92 kg, और g की जगह 9.8 माइनस का साइन। वॉल्यूम कितना है इस ऑब्जेक्ट का 0.031, 0.031। डेंसिटी कितनी है इसकी नहीं, बल्कि जो पानी बाहर गिरा है उसकी। अच्छा, ये वॉल्यूम मैंने इसका क्यों लिखा, जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम जो पानी बाहर गिरा होगा उसका होगा। तो चाहे आप इसका वॉल्यूम लिखें चाहे बाहर गिरे हुए पानी का वॉल्यूम लिखें, एक ही बात होती है। और डेंसिटी जो पानी गिरा है बाहर उसकी डेंसिटी क्या है 1.03 ज़रब 10 की पावर 3, और जी की वैल्यू क्या होती है 9.8। चलिए अब आप मुझे मल्टीप्लाई करके दें, 92 को 98 से मल्टीप्लाई किया, क्या जवाब आया 92 को 98 से 9.8 से मल्टीप्लाई करें 901.6, ठीक है, माइनस का निशान। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको 0.031, 1.03 और 9.8, इनको ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए। 0.031 मल्टीप्लाई बाय 1.03, 0.3129। आपने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया था 9.8 को, ज़रा 10 की पावर 3। जब 10 की पावर 3 का मतलब मुझे इसको यहाँ से यहाँ ले जाना 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। तो अगले स्टेप में मैं लिख रहा हूँ 901.6 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, या तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर पॉइंट को 3 बार वहाँ ले जाएं। तो 312.9। अब 901.6 में से 312.9 माइनस करें, 588.7 न्यूटन। इतना हमको फोर्स लगानी पड़ेगी उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। उतारिए, ठीक है भाई। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ कैनल लॉक गेट इज़ 20 मीटर वाइड। एक नहर है, उसका जो लॉक गेट है वो 20 मीटर वाइड है। क्या मतलब होता है आपको पता है? जो बड़ी नहर जा रही है या दरिया जा रहा है तो उस दरिया से नहरें निकाली जाती हैं, सही है। यानी दरिया से आप एक नाली निकालते हैं किसी और इलाके में, उसको बोलते हैं नहर। अच्छा, वो जो नहर है उसके सिरे पे गेट लगाया जाता है लोहे का, वो ऑटोमेटिक होता है, नीचे चला जाता है, तो दरिया से पानी आना बंद हो जाता है। जब उसको खोल देंगे तो आना शुरू हो जाएगा, बंद कर देंगे तो आना बंद हो जाएगा। सैलाब की कैफियत है, पानी को जाना है, पानी यहाँ पूरा है। अगर आप खुला ही रखेंगे तो क्या होगा, पानी आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, तो यहाँ पे भी सैलाब आ जाएगा। इसलिए क्या लगाए जाते हैं, गेट लगाए जाते हैं। तो उसका तस्करा हो रहा है। आ कैनल लॉक गेट इज़ 20 मीटर वाइड। वो जो चौड़ाई है उसकी कितनी है 20 मीटर। इसका मतलब है जो नहर की चौड़ाई है वो भी 20 मीटर है। एंड 10 मीटर डीप, और वो जो गेट है 10 मीटर गहरा भी है। तो 20 मीटर चौड़ा हो गया और 10 मीटर गहरा हो गया। कैलकुलेट द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट। आपको थ्रस्ट जो इस पर अमल कर रही है वो मालूम करनी है। अज्यूमिंग दैट, ये फ़र्ज़ करते हुए कि द वाटर इन द कैनल इज़ इन लेवल, कि कैनल का जो पानी है वो बिल्कुल लेवल पर आया हुआ है। लेवल का मतलब गेट बाहर नहीं निकला हुआ, पूरा का पूरा गेट कहाँ आया हुआ है, अंदर आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, विद द टॉप ऑफ द गेट, पानी गेट के टॉप तक आया हुआ है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो सवाल समझ में आ गया। एक नहर है, उस पर गेट लगा हुआ है, उस गेट की चौड़ाई कितनी है 20 मीटर, और ऐसे गहराई कितनी है 10 मीटर, ठीक है। और वो गेट पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है। तो अब बताइए कि इस पानी जो इस पर आप थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है, यानी इसको जो उछाल रहा है पानी, उसकी वैल्यू आपको मालूम करनी है, ठीक है।
जबकि जो पानी है उसका डेंसिटी कितनी दी गई है, 1000 kg। तो इस सवाल में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि उसकी चौड़ाई दी गई है और उसकी गहराई दी गई है, लेकिन उसकी मोटाई नहीं दी गई। सही है। आप जब अपथरस मालूम करते हैं तो वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और मोटाई भी हो, लेकिन सवाल में आपको मोटाई नहीं दी गई। समझ में आ रही बात आपको? तो हम इसकी मोटाई खुद फ़र्ज़ कर रहे हैं कि कितनी होनी चाहिए, हो सकती है। जब गेट इतना बड़ा है, 20 मीटर काफ़ी बड़ा होता है, नहर की चौड़ाई के बराबर गेट है 20 मीटर का, और गहराई उसकी कितनी है, 10 मीटर। तो चौड़ाई हम उसकी मान ले रहे हैं आधा मीटर, वो आधा मीटर चौड़ा है। हो सकता है इतना मोटा या नहीं हो सकता? हो सकता है ना, आधा मीटर चौड़ाई हम मान ले रहे हैं। तो मैं डेटा बना रहा हूँ इसका। सबसे पहले उसकी विड्थ कितनी दी गई है, 20 मीटर, और उसकी जो डेप्थ है अंदर वो कितनी दी गई है, 10 मीटर। सही है। मैं उसकी ये समझ लो लंबाई ले ली हमने, और चौड़ाई उसकी हम कितनी ले रहे हैं, आधा मीटर। कितना ले रहे हैं, आधा मीटर। और जिस पानी में वो डूबा हुआ है उस पानी की डेंसिटी कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। और जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8। मालूम क्या करना है, मालूम करना आपको अपथरस्ट फोर्स कितनी लग रही है। हम जानते हैं अपथरस्ट फोर्स किसके बराबर होती है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और इंटू जी। ये वॉल्यूम किसका, जो पानी बाहर आएगा उसका वॉल्यूम। ये डेंसिटी किसकी, उस पानी की डेंसिटी। ये जी क्या है, 9.8। वॉल्यूम कितना पानी बाहर आएगा, उतना ही आएगा जितना के गेट का वॉल्यूम होगा। तो इसको गेट का वॉल्यूम भी कह सकते हैं। तो गेट के वॉल्यूम क्या होगा, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई इंटू डी इंटू जी। लंबाई कितनी है, हमने कहा लंबाई है 10, चौड़ाई कितनी है, हमने कहा 0.5 है, और ऊंचाई कितनी है उसकी, 10। ये हो गए। डी की जगह क्या लिखेंगे, 1000, और जी की जगह क्या लिखेंगे, 9.8। सही है। 10 को मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये खुद 10 हो जाएगा, आधा हो गया ना। 10 ज़रब 10 ज़रब 1000 ज़रब 9.8। ठीक है। तो 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, 9.8 1 ज़ा 9.8, और 10 के पावर कितनी आ गई, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5। ये होगी अपथरस फोर्स, न्यूटन। उतार लीजिए इसे। इसमें कहीं आप सवाल में सही भी कर लें कि उसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 0.5 मीटर है। आपके पास सवाल में दिया नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, पेज नंबर 180 पर क्वेश्चन नंबर 7। अ सॉलिड बॉडी फ्लोटिंग ऑन वाटर। एक सॉलिड बॉडी है जो पानी पे तैर रही है। हैज़ 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द सरफेस। उसके वॉल्यूम का 1/5 हिस्सा सरफेस के ऊपर है। ठीक है। देखिए, इंपॉर्टेंट तरीन काम है सबसे पहले सवाल को समझना। सवाल आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप सवाल हल करने के काबिल होंगे। सवाल ही समझ में नहीं आएगा तो फिर नहीं कर पाएंगे। क्या बोला अब तक सवाल में, एक बॉडी पानी में डूबा हुआ है, उसका 1/5 हिस्सा ऊपर है। यानी अगर 5 हिस्से करें तो उसमें से एक हिस्सा ऊपर है, बाकी 4 हिस्से पानी में डूबे हुए हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम का कितना हिस्सा विल प्रोजेक्ट अबव द सरफेस, वो सरफेस के ऊपर होगा। इफ़ इट फ्लोट्स इन अ लिक्विड, और अगर इसको तैराया जाए या तैरे ऐसे लिक्विड में ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.60, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.60 हो। टेक डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई ये बात समझ में आई। एक ऑब्जेक्ट है, उसको पानी में डाला है, ठीक है,
वो इस तरह से है कि 1/5 बाहर है, बाकी अंदर है। एक तो ये बात बता दी। फिर कह रहे हैं अब अगर उसको उठा के किसी दूसरे ऐसे लिक्विड में डालें जिसकी डेंसिटी 1.6 हो। पानी की डेंसिटी तो 1 होती है, इसकी डेंसिटी कितनी है? तो अब ये जो डूबा होगा, इसका जो बाहर वाला हिस्सा होगा वो अंदर वाले हिस्से का कितना फ्रैक्शन होगा? फ्रैक्शन का मतलब इनकी रेशो बतानी है। बाहर कितना रहेगा और अंदर कितना रहेगा ये बताना। सवाल समझ में आया? एक ऑब्जेक्ट है, 2 लिक्विड हैं। एक लिक्विड पानी है जिसकी डेंसिटी 1 है, और एक लिक्विड पानी नहीं है, कुछ और है जिसकी डेंसिटी क्या है? 1.6 है। पानी में डालते हैं तो क्या होता है? उसका 1/5 हिस्सा बाहर होता है, 4/5 अंदर होता है। बता दिया। यही बॉडी जब उस लिक्विड में डालेंगे तो बताइए कितना हिस्सा बाहर होगा और कितना हिस्सा अंदर होगा। सवाल समझ में आ गया मेरा ख्याल है। ठीक है, चलें इसको हल करते हैं। तो 2 केस है हमारे पास। एक केस है कि अब मैं पहले तस्वीर बनाता हूँ। ये है वाटर। ये क्या है? इसकी डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1। जब इसमें ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो 1/5 बाहर होता है। बाहर कितना होता है? 1/5। और अंदर कितना होता है? 4/5। सही है। फिर एक दूसरा लिक्विड है, कौन सा है ये नहीं पता। इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? 1.6। ठीक है। जब इसमें हम इसको ऑब्जेक्ट को निकाल के यहाँ डालते हैं तो अब हमें ये नहीं पता कि अंदर कितना है और बाहर कितना, यही आपको पता चलाना है। ठीक है। तो इसको हम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल करके करेंगे। यानी एक हिस्से में हम उसको पानी के साथ हैंडल करेंगे और फिर दूसरे हिस्से में हम उसको दूसरे वाले लिक्विड के साथ हैंडल करेंगे। तो पहले आइए पानी के साथ। आपको पता है कि जितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ होता है उतनी ही अपथरस फोर्स या उतना ही पानी कहाँ होता है? बाहर गिर रहा होता है। ऐसा ही है। तो अपथरस फोर्स किसके बराबर होगी? क्या था? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। याद है आपको? ये कौन सा वॉल्यूम है? जो अंदर है। अगर हम इस पूरे वॉल्यूम को V मान लें, इस पूरे वॉल्यूम को क्या मान लें? V। और मैं इसको VB कह रहा हूँ। VB का मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ऐसे कह रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? वॉल्यूम ऑफ बॉडी। लेकिन ये कौन सा वॉल्यूम है जो अंदर होता है? अपथरस फोर्स किस पे लगती है? अंदर वाले पर। सही है। या जितना पानी बाहर गिरा है वो उसकी डेंसिटी और इसका जी। तो पानी जितना बाहर गिरा है, पानी कितना बाहर गिरेगा? जितना वॉल्यूम पानी में डूबा हुआ होगा। तो ये जो वॉल्यूम पानी में डूबा हुआ है वो 4/5 है। ये बात मेरी पकड़ पाया आप? ठीक है। सबसे पहले तो आपको ज़हन में होना चाहिए अपथरस फोर्स क्या होती है। जब कोई जिस्म पानी में डूबता है तो जितना पानी बाहर निकलता है उसका वॉल्यूम, उस पानी की डेंसिटी और मल्टीपल ऑफ जी, ये तीनों मिलके क्या कहलाते हैं? अपथरस फोर्स। तो जो पानी बाहर गिरा होगा वो कितना गिरा होगा? टोटल वॉल्यूम का 4/5 हिस्सा बाहर गिरा होगा। और जो गिरा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी ऑफ वाटर। और ये वाली वैल्यू क्या हो गई? जी। ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, ये जो अपथरस फोर्स है यही दरअसल इसका क्या है? वेट है। ये बात पकड़ पाया आप? असल में जितना पूरे ऑब्जेक्ट का वेट है उतना ही क्या है? जब भी तो इसने दोनों को क्या करा हुआ है? संभाला हुआ है। नीचे से जितना वेट आ रहा है और ऊपर से जितना वेट जा रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसीलिए तो ये स्टैटिक पोजीशन में है। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जो अपथरस फोर्स है वो किसके बराबर है? इस पूरे ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर है। इज इक्वल टू 4/5 वेट ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। इस वेट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? m इंटू जी।
इज इक्वल टू 4/5 VB डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। ये वाले जी से जी कट गया। ये क्या है? मास। किसका मास? पूरे का। किसका मास? पूरे का मास तो हमें पता ही नहीं है। हम जानते हैं कि अगर हमें मास नहीं पता तो मास पर यूनिट वॉल्यूम बराबर होता है डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? बॉडी की। समझ में आ रही है? तो मास निकालने के लिए क्या करूँगा? डेंसिटी ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ बॉडी बराबर है किसके? मास के। लिहाजा मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये जो मास है इस मास की जगह पे क्या ला के लिख रहा हूँ? dB और VB। dB का मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी, VB का मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉडी बराबर है किसके? 4/5 VB dW और G तो कट गया। अब क्या कट रहा है दोनों में? VB और VB कैंसिल हो गए। क्या बचा? डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 4/5 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी बराबर आ गया, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1 है, 1 वैल्यू रख दी। डेंसिटी ऑफ बॉडी हमने यहाँ से निकाल ली 4/5। यहाँ तक उतारिए। ठीक है भाई। तो ये जो डेंसिटी निकली है इस बॉडी की वो निकली 4/5, या तकरीबन अगर इसको आप पॉइंट में ले लेंगे तो 0.8। अब हमने क्या करा, ये वाला केस लिया। अब इसको किस में डाल रहे हैं? उस लिक्विड के अंदर जिसकी डेंसिटी कितनी है। अच्छा, अब इसमें कितना ऊपर है और कितना नीचे ये हमें नहीं पता, यही हमें मालूम करना है। तो इसका जो टोटल वॉल्यूम है इस वक्त जो पूरा बन रहा है उसको हम जाहिर कर रहे हैं VT से। T का मतलब टोटल, और जो अंदर है इसको हम जाहिर कर रहे हैं VI से। I का मतलब इनसाइड। ये बात क्लियर हो गई बात आपको? VT क्या है? टोटल वॉल्यूम, और VI क्या है? ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसमें वही केस, जितना ये डूबा हुआ है, जितना ये, उतना पानी इसने क्या निकाला होगा? बाहर। तो अब जो अपथ्रस्ट फोर्स होगी इस केस के लिए, अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए? फॉर सेकेंड लिक्विड। ठीक है, तो उसके लिए अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगी? जितने वॉल्यूम का पानी बाहर निकाला है यानी VI, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड मैं किससे जाहिर कर रहा हूँ? L से, और इनटू G। ये बात समझ में आ गई आपको? आसान है। अच्छा, जो अपथ्रस्ट फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी? वेट के, टोटल वेट के। VI DL और G मैंने ऐसे लिखा। वेट किसके बराबर होता है? M इंटू G के। VI DL और G से मास बराबर है किसके? VI DL। और अब आपको पता मास कैसे निकालेंगे? G तो कैंसिल हो गया, बिल्कुल G नहीं आया। ठीक है, हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम टोटल इसका ले लें VT, तो जो डेंसिटी होगी वो बॉडी की डेंसिटी के बराबर हो जाएगी। ये समझ में आ रही बात आपको? तो M किसके बराबर आ गया? dB इंटू VT। VT क्या है? टोटल वॉल्यूम। dB क्या है? इस बॉडी का डिस्टेंस। तो M की ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी। तो dB का मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी, और VT का मतलब टोटल वॉल्यूम बराबर है किसके? वो वॉल्यूम जो इनसाइड है, और DL और लिक्विड का डेंसिटी। ये डेंसिटी किसकी है? लिक्विड की। ये डेंसिटी किसकी है? उस बॉडी की। सही है, ये टोटल वॉल्यूम और ये जितना अंदर वॉल्यूम है।
मैं VT को वहाँ ले जा रहा हूँ, VI/VT। क्या मतलब VT का? ये वो वॉल्यूम है जो बाहर है, सॉरी जो अंदर है, और ये कौन सा है? जो टोटल है, बाहर नहीं है, जो टोटल है। समझ में आ रही बात आपको? अच्छा, ये मैं यहाँ ले गया, DB ऊपर लिख दूँ और जो DL है वो नीचे ले आऊँ। ये DB क्या है? डेंसिटी ऑफ बॉडी। और DL क्या है? कौन सा लिक्विड जिसमें आप डाला है? वैल्यू पुट कर दें। डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या निकाली थी आपने लास्ट टाइम? 0.8 या 4/5। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है? 1.6। बराबर है किसके? वो वॉल्यूम जो अंदर है और वो वॉल्यूम जो टोटल है। समझ में आ रही बात आपको? पॉइंट से पॉइंट हटाया, आटे का माट 8 दूनी 1/2 बराबर है वो वॉल्यूम जो अंदर है और वो वॉल्यूम जो टोटल है। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, VT 1 VT। वो वॉल्यूम जो बाहर है, 2 को मल्टीप्लाई करो 2VY। क्या मतलब? जो टोटल वॉल्यूम है वो अंदर वाले वॉल्यूम का डबल है। जो टोटल वॉल्यूम है वो अंदर वाले वॉल्यूम का डबल है। इसका मतलब अंदर कितना है? आधा है। समझ पाए? जब अंदर आधा होगा तो आधे का डबल क्या होगा? टोटल होगा। सही है? इसका मतलब ये, जब ये सवाल पूछेंगे कि बताओ बाहर कितना है और अंदर कितना है, तो आप क्या बोलोगे? आधा बाहर है और आधा अंदर है। ये बात कहाँ से पता चली आपको? आधा बाहर है आधा अंदर है। ये बात यहाँ से पता चली कि जो टोटल वॉल्यूम है वो अंदरूनी वॉल्यूम का डबल है। अंदर जितना वॉल्यूम, अगर अंदर वॉल्यूम 5 है तो टोटल कितना हो गया? 10। अगर अंदर वॉल्यूम 3 है तो टोटल कितना हो गया? इसका मतलब अंदर आधा है और आधा बाहर है। तो हम अब ये या तो डायरेक्ट जवाब यहाँ लिख दें या फिर जवाब में लिख दें 0.5। अंदर और बाहर की जो रेशो है वो कितनी है? आधा अंदर है और आधा बाहर है। क्लियर हो गई बात? उतारिए।